Hi guys, good evening and hi to all of my subscriber. Last time I made a video in English. This time I'm going to make this video in Hindi language. For those who wants to come in South Korea and they don't know that what is the expenses in South Korea, this video is for those people. Actually इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपके अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो आपके जो कितने खर्चे आपके जो हो जाते हैं मंथ के, उनके बारे में हम बात करेंगे आज। जैसे सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसको सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है अकोमोडेशन की, कि हमें रहना कहाँ पे, हमें घर लेना है, उसके एक्सपेंसेस की बात करेंगे सबसे पहले। एक्चुअली कोरिया में जब आप आते हो तो आपको रूम की ज़रूरत पड़ती है। वो स्टूडेंट्स को रूम अगर लेना होता है तो स्टूडेंट यूजुअली वन रूम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वन रूम होता है जिसमें आप 2 और 3 स्टूडेंट है जो वो साथ में रह सकते हैं। और कोरिया में रूल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे कनाडा में मेरे को पता है कि कनाडा में अगर आपको रहना है एज अ स्टूडेंट किसी रूम में तो आपको 2 मंथ्स का रेंट पे करना पड़ता है, जो फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का बोला जाता है कि पहले महीने का रेंट दे दिया आपने और दूसरा जो रेंट होगा वो आपका लास्ट मंथ का होता है। और बट कोरिया में ऐसा नहीं है। कोरिया में आपको अगर किसी वन रूम में जाना है तो आपको एडवांस है जो देना पड़ता है 1 ईयर के लिए। वो डिपॉजिट हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपका बनता है 1 साल का, 1 ईयर का 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो वो जो अमाउंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो होता है अराउंड $1,000 टू द $3,000। वो वेरी करता है रूम के ऊपर और एरिया के ऊपर वेरी करता है कि कितना होगा आपका डिपॉजिट। किसी एरिया में कम भी होता है। कोरिया में मैं रहता हूँ बुसान में यूजुअली अगर आपको कोई अच्छा रूम लेना है तो अप्रोक्सीमेटली $2,000 आपको पे करने पड़ेंगे। बट उसके साथ जो रूम का रेंट जो आपको होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली जो यूनिवर्सिटी के पास में रूम होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लाइक $400 आपको पे करने पड़ते हैं एक छोटे से रूम के लिए। बट उस रूम में ऐसा होता है कि उस रूम में आपका किचन होता है और आपका बाथरूम सब इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए आपका जो रूम का रेंट है, अगर आप रूम के रेंट की बात करें स्टार्टिंग में, तो रूम का रेंट जो आपका पहला एक्सपेंस हुआ कोरिया में रहने का वो होता है $300 to $400। वो वेरी करता है रूम से रूम पे कि रूम कितने का होगा आपका, कैसा रूम है और कितना बड़ा स्पेस है उसके अंदर। तो पहली बात होगी कि रूम का रेंट जो आपको $300 से $400 चाहिए। और जो दूसरी बात आती है वो आती है हमारे खाने पीने की, हमारी ग्रोसरी की, कि साउथ कोरिया में ग्रोसरी का और खाने पीने का कितना खर्चा होता है। एक्चुअली वो डिपेंड करता है, वो भी अलग अलग बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप वेज हो, आप सिर्फ वेज खाते हो और आप घर पे खाना बना के खाना चाहते हो तो आपका डिपेंड करता है वो पर्सन के ऊपर। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो नॉन वेज नहीं खाते, सिर्फ वेजिटेरियन है। वो लोगों का खर्चा जो वो घर पे कुक करके करते हैं $50 से लेके $100 भी उनके लिए इनफ होता है फॉर 1 मंथ के लिए। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि एक्सपेंस भी थोड़े ज़्यादा होंगे। तो वो भी ज़्यादा नहीं जाते, बट नॉर्मली वो भी $150 से $200 में अगर वो घर पे कुक करके खाता है तो वो आराम से $200 के अंदर अंदर अपना घर का गुजारा कर सकता है। तो जो तीसरी बात आती है वो आती है हमारे बिल्स की। हमारे बिल्स होते हैं जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, हमारा पानी का बिल हो गया और हमारा गैस का बिल हो गया और हमारा मोबाइल का बिल हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल की और गैस के बिल की बात करें तो वो बिल आप लगा लो कि $50 to $70 दोनों का आ जाता है, जिसमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी आपका दोनों होता है। दोनों का बिल आपका $50 to $70 में इनफ है वो पे करने के लिए। और जो आपका मोबाइल का बिल होता है वो होता है कि आपके पास कौन सा फ़ोन है। अगर आपने फ़ोन लिया हुआ है आईफोन तो वो होगा आपका अराउंड $80 to $100 आपको मंथली पे करना पड़ेगा उसके लिए, जिसमें मोबाइल की किस्त भी होगी और मोबाइल का जो कॉलिंग का चार्जेस होगा, इंटरनेट का होगा, वो भी सब उसमें इंक्लूडेड होगा। और नेक्स्ट 3 खर्चे मैंने आपको बता दिए। जो चौथा खर्चा है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे अगर आप अभी अपने कॉलेज से दूर घर है आपका, या फिर आपके जॉब है जो काफ़ी दूर है कॉलेज से, तो आपको यूजुअली या तो बाय सबवे मेट्रो से जाना पड़ेगा या फिर आपको बस लेनी पड़ेगी। एंड समटाइम्स हम लेट हो जाते हैं, हम टाइम से नहीं पहुंचते तो हमें टैक्सी भी लेनी पड़ सकती है। जो यूजुअली जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन है, अगर उससे आप जाते हो लाइक सबवे और उससे बस से, तो आपको अराउंड $50 टू लेके $70 जो है मंथ का एक्सपेंस पड़ता है। अगर आप बाय टैक्सी जाते हो तो टैक्सी यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। जो स्टार्टिंग रेट आपको होता है $3 से पड़ता है, फिर वो प्लस होता रहता है कि आप कितने किलोमीटर जा रहे हो। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 किलोमीटर जाते हो टैक्सी में तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा $10 ही लगते हैं। ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। नेक्स्ट है कि अगर आप
कहीं कभी आपका वीकेंड पे आपका मन कर जाता है कि आज कुछ बाहर जाके कुछ खाना खाएं, तो अगर आप वीकेंड में 1 या 2 बार बाहर जाके भी खाना खाते हो तो उसका ये एक्सपेंस आपको इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप कोरियन खाना खाना चाहते हो तो वो आपको $5 से स्टार्ट हो जाता है मील। $5 से लेकर $10 में आप पेट भर के बहुत अच्छे से खा सकते हो। बट अगर आप इंडियन खाना या कोई और कंट्री का खाना खाने की सोच रहे हो तो वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, बिकॉज उनका मटेरियल है जो उनकी कंट्री से आता है, तो वो आपको मे बी अराउंड वेरी कर सकता है $20 to $40 फॉर 1 मील। सो eating outside can be expensive for special foods, but if you are going to eat the Korean food, so that is not that much expensive, that is very low price. And last thing, like if you are going to McD or burger, if you want to eat the burger, so that is not expensive in Korea. That is meal burger you can take in within $5 only, and that can be vary to $5 to $10, that according to the meal. And these are the total expensive. And guys, please support my channel, and as per you guys will give me love and subscribe on my videos, so I will make some more informative video about the Korea. So please subscribe my channel, and thank you very much. We'll see you in the next video. Thank you.